हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूशन कार्ड बाय पाठशाला। एज प्रॉमिस्ड वी आर हेयर विद द रैपिड रिविजन सीरीज एंड वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 4 टुडे। चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स, ग्रेड 12। वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ अगर आपको डिटर्मिनेंट्स करना है तो डिटर्मिनेंट्स के लिए आपको मैट्रिसेस आना चाहिए। अगर आपको मैट्रिसेस नहीं आता है तो आप डिटर्मिनेंट्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैट्रिसेस की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, पहले उसको देखना फिर डिटर्मिनेंट्स को देखना, ठीक है, क्योंकि मैट्रिसेस के बिना डिटर्मिनेंट्स हो ही नहीं सकता। मैट्रिसेस आर बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था यू कैन एक्सपेक्ट इट ऑफ 3 to 4 मार्क्स, बट डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात करूं तो 5 to 6 मार्क्स का आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, एमसीक्यू और मे बी अ 5 मार्कर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स के साथ। डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एक एसोसिएटेड होता है एक नंबर के साथ, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होती हैं? सेम, ठीक है। तो वो एक नंबर के साथ एसोसिएटेड होता है, वो नंबर क्या होता है? उसका डिटर्मिनेंट। अब हम उसको निकालते कैसे हैं वो हमने सीखा है इस चैप्टर में, हम आज रिवाइज भी करेंगे। 2x2 और 3x3 मैट्रिसेस पे बेस्ड क्वेश्चन बुक में भी हैं और एग्जाम में भी उतना ही आएगा, ठीक है। तो वो बेसिक है, वो आपको आना चाहिए। कैसे हम दो डिटर्मिनेंट्स को इक्वेट करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट नहीं करते हैं उसमें, वो भी आज हम रिवाइज करेंगे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, हाउ डू वी कैलकुलेट द इनवर्स, व्हेन डज इनवर्स एग्जिस्ट, सब कुछ हम आज सीखेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे। बेसिकली आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज एसोसिएटेड विद अ नंबर, सो विच इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट को आइदर हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और वी डिनोटेड बाय दिस, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, 2 स्ट्रेट लाइंस बिसाइड्स एंड बियॉन्ड ए। ओके, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ओके, सो हेयर आई हैव वन एग्जाम्पल, ठीक है। मेरे पास एक 2x2 मैट्रिक्स था जिसमें एलिमेंट्स थे 2, 4, 6 एंड 8 एंड आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। हाउ विल आई कैलकुलेट? ऑब्वियसली इट इज अ 2x2 मैट्रिक्स, बट आंसर एनीवेज एक सिंगल नंबर ही निकल के आने वाला है, चाहे 2x2 हो या 3x3 हो। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? 2 into 8 minus 6 into 4, 2 into 8 minus 6 into 4 and the answer is coming 16 minus 24 minus 8. So it is very easy to calculate the value of a 2x2 determinant. But if I come to 3x3, ठीक है, अब 3x3 में क्या होगा? मेरे पास 3 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगी। गाइस उस केस में हम क्या कर सकते हैं? हम कोई भी रो कोई भी कॉलम यूज कर सकते हैं एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। प्रेफरेबली वी यूज फर्स्ट रो, बट आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, विचएवर यू फाइंड इजी। ओके, सो 3x3 मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा माइन्यूट मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज प्लस माइनस हेयर एंड देयर गोज रॉन्ग बहुत सारे केसेस में। तो बहुत ध्यान से जब भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे सब कुछ मेंशन करोगे वहाँ पे, खुद से डायरेक्टली करने के चक्कर में मिस्टेक्स मत कर देना, ठीक है। कोई बात नहीं, 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट मिस्टेक नहीं होगी अगर सारे स्टेप करोगे तो, ठीक है। आई एम एक्सपैंडिंग दिस डिटर्मिनेंट अलॉन्ग फर्स्ट रो, मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करूंगी, रिपीटिंग माई सेल्फ। आप किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट उठाया, फर्स्ट रो का 2, डिलीट द रो एंड द कॉलम, और जो बाकी के हैं फॉर्म अ 2x2 डिटर्मिनेंट विद दैट। 2x2 डिटर्मिनेंट बनाया और उसको सॉल्व किया। 1 into 5 माइनस 2, ठीक है। माइनस 2 क्या हो गया? प्लस का 2 हो गया, तो इट इज कमिंग 7। फिर आपने सेकेंड एलिमेंट उठाना है 4, बट एक चीज है जो आपको याद रखनी है, जब आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं तो जो ये साइन आपने यहाँ यूज करना है, ये है प्लस, ये है माइनस और ये है फिर से प्लस। तो ये किस बेसिस पे मैंने लिया? ठीक है, आपने माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑलरेडी कर लिए हैं, इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट कर लिया। और ऑब्वियसली माइनस एंड कोफैक्टर्स भी मैं आगे डिस्कस करूंगी, ठीक है, बट बहुत बेसिक है तो मैं अभी आपको सिखा रही हूँ यहीं पर ही कि किस बेसिस पे हमने ये साइन लिए हैं, ठीक है। अब ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, A11, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो 1 + 1 2। जब भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, जिस भी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, उस केस में अगर नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम इवन आता है तो हम उसके साथ पॉजिटिव साइन लेते हैं, और ऑड आता है तो उसके साथ माइनस साइन लेते हैं। अब मैं अगर इस एलिमेंट की बात करूं, ये एलिमेंट है मेरा A12, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है, तो 1 + 2 हो गया 3, ठीक है। 3 पावर में अगर जाएगा तो वो -1 की पावर 3 क्या होगी? -1।
तो इसके साथ मुझे क्या लेना है, माइनस। ठीक है जी। और फिर नेक्स्ट आएगा फर्स्ट रो का थर्ड, 1 + 3 4 इवन आ रहा है, तो उसके साथ भी क्या आएगा, पॉजिटिव। कुछ नहीं करना, तुम्हें इतना याद रखना है, फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, थर्ड पॉजिटिव है। फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर एक्सपांड करोगे, रीजन मैंने आपको बता दिया, अगर आप किसी और रो या कॉलम के अलॉन्ग करोगे तो प्लस और माइनस उसी हिसाब से लेना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, 1 × 5 माइनस ऑफ -2 -4 × 4 × 5 20 माइनस ऑफ -3 प्लस 3 × 4 × 2 8 माइनस 3 × 1। सिंपली आपने इसको बेसिक कैलकुलेशन करनी है, सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप एक्सपेंशन किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसपे बेस्ड एमसीक्यू आपको मिल सकता है। ठीक है, इफ ए इज n × n मैट्रिक्स, n उसका ऑर्डर है। ठीक है, और वैसे भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो n उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, अब के क्या है यहाँ पे, के इज एनी स्केलर, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए मुझे निकालना है तो वो क्या होगा, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। n क्या है, रिपीटिंग, n उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो आइदर ऑर्डर 2 होगा, 3 होगा, और वॉट एवर इज द ऑर्डर। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, आपने उस स्केलर की पावर वो लेनी है और साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना। ठीक है, उस केस में आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए या तो गिवन होगा या ए गिवन होगा मैट्रिक्स, तो आप निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट अगर गिवन नहीं है तो। ठीक है, एमसीक्यू में आएगा तो मोस्ट लाइकली आपको डिटर्मिनेंट गिवन होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो हमारा इस डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन है। डिटर्मिनेंट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। ठीक है, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और मुझे डिटर्मिनेंट को यूज करके एरिया निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वेरी इजी, 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 जो मेरे x कोऑर्डिनेट है वो फर्स्ट कॉलम में आ गए, y कोऑर्डिनेट सेकेंड कॉलम में आ गए, एंड 1 1 1, और कुछ नहीं करना, सिंपली इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है। अब आप किसी के भी अलॉन्ग कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम के भी, फर्स्ट रो के भी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इन केस वो नेगेटिव आ भी रहा है तो भी आपको उसका पॉजिटिव आंसर देना है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरी बात, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एरिया ऑलरेडी गिवन होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। उस केस में जब आप एरिया को एक सर्टेन नंबर से इक्वेट करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ पे आपको उसके कैलकुलेशन के लिए दोनों वैल्यूज लेनी होंगी। क्यों, क्योंकि वो आंसर कुछ भी हो सकता था, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 4 आए या नेगेटिव 4 आए, एरिया हम 4 ही बोलेंगे, है ना। जो अंदर वाले एक्सप्रेशन का, अंदर वाले डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसकी बात कर रही हूँ मैं। अगर वो चीज़ गिवन होगी तो डिटर्मिनेंट की दोनों वैल्यूज कंसिडर करेंगे कैलकुलेशन के लिए, अदरवाइज एरिया फाइंड करना होगा तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव आ रहा है तो मॉड्यूलस कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी पे बेस्ड एक और एप्लीकेशन हो गई, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियर का क्या मतलब होता है, कोलिनियर, कि वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे। जब 3 पॉइंट्स एक सिंगल लाइन के ऊपर लाई करते हैं, इसका मतलब अगर कोई ट्राइंगल में फॉर्म भी करूंगी उन तीनों के साथ तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव, आपके पास आ सकता है प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप क्या करोगे, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल शो कर दोगे कि 0 आ रहा है। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा है, कोई भी 3 पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए, ठीक है, तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। कोलिनियर क्यों होंगे, क्योंकि जब मैं ट्राइंगल फॉर्म करूंगी तो वो ट्राइंगल फॉर्म होगा ही नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है, आपको माइनर एंड कोफैक्टर ऑलरेडी आ रहे हैं, बट कई बार क्या होता है स्पेसिफिकली आ जाता है, क्योंकि बच्चे ध्यान तो देते नहीं है। आप लोग क्या करते हो, ऐसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, लर्न किया, खत्म किया। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया कि फर्स्ट रो में फर्स्ट और थर्ड को पॉजिटिव लेना है, मिडल वाले को नेगेटिव लेना है, तुमने उतना ही याद कर लिया। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो तुम्हें आ गया, क्वेश्चन माइनर पे आ गया तो तुम क्या करोगे। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि माइनर किसी भी एलिमेंट का कैलकुलेट कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना, अगर मुझे सपोज A11 का माइनर निकालना है, ठीक है, जिसको मैं डिनोट करूंगी M11 से। नॉर्मली AIJ जो एक सर्टेन एलिमेंट की डिनोट हम करते हैं जिसको, तो माइनर उसका MIJ से डिनोट होता है। ठीक है, I रिप्रेजेंट द रो, J रिप्रेजेंट द कॉलम। तो अगर हम A11 की बात कर रहे हैं तो M11 विच इज द माइनर ऑफ दिस एलिमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, रो कॉलम डिलीट, और ये जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट।
तो किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, यू जस्ट डिलीट द रो एंड कॉलम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट निकाल दो। जैसे मुझे A12 का माइनर निकालना है तो रो कॉलम डिलीट, A21, A23, A31, A33, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, माइनर आ जाएगा। ठीक है, माइनर के बाद बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर में क्या होता है, जो अभी मैंने आपको बात बताई ना कि वो माइनस साइन क्यों लेना है, वो माइनस साइन क्यों लेना है, वो कोफैक्टर की वजह से ही होता है। ठीक है, कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का, बेसिकली माइनर आपने निकाल लिया, जस्ट डिलीट द रो एंड द कॉलम, उसके साथ आपने -1 की पावर करनी है i प्लस जे। ठीक है, जैसे मैंने बात करी A31 की, ठीक है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब 3 + 1 क्या है, 4, तो इसका मतलब -1 की पावर जब मैं 4 करूंगी तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो बेसिकली माइनर के साथ साइन क्या लेना है जब आप एक्सपेंशन कर रहे हो या कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, अभी आप एडजॉइंट निकालने भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी आपको ये यूज होगा, बिकॉज कोफैक्टर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना। ठीक है, तो कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं, -1 की पावर i प्लस जे इंटू MIJ। ठीक है, सो माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ कोई भी जनरल एलिमेंट हो गया, उसको हम डिनोट करते हैं MIJ से, विच इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग दी ith रो एंड jth कॉलम, जो बाकी के बचे हुए हैं उसका डिटर्मिनेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, स्ट्रेस मत लेना। इस चैप्टर के नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, प्लीज उसको डाउनलोड कर लेना और नोट्स को अपने पास रखना, एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, I have tried to make it as easy as possible with my handwritten notes, so please इनको पढ़ लेना, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के साथ। अगर मेरा किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट अगर कोई किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, ठीक है, वो मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो उस केस में उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सोच रहे होगे कि हम इन मैट्रिक्स को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं इन्वर्स निकालने में। बट इन्वर्स निकालने में चलो डिटर्मिनेंट तो हेल्प कर रहा है, वो तो हमें बता रहा है कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, बट इन्वर्स निकलता कैसे है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अभी मैं उस फॉर्मूला पे बाद में जाऊंगी, पहले हम एडजॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, मुझे पता है। एक बारी बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं। आई होप आज के बाद आपको ये डिफ़िकल्ट नहीं लगना चाहिए। ठीक है, एक बात पूर्वा मैम की याद रख लेना। क्या याद रखना है कि यार एडजॉइंट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसको तुम ऐसे का ऐसे याद रखना। ठीक है, तुमने माइनर निकालना सीख लिया, तुमने कोफैक्टर निकालना सीख लिया। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ ट्रांसपोज निकालना तुम्हें ऑलरेडी आता है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज एंड कॉलम्स गेट्स इंटरचेंज्ड। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज कर दोगे तो वो क्या निकल आएगा, एडजॉइंट। ठीक है, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, दिस इज अ मैट्रिक्स A 1 2 3 4 0 2, दीज आर द एलिमेंट्स, सो दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, और मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है इसका, तो मुझे इसके सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल के उनको एक अपनी प्लेस पे प्लेस करना है। अब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ 4 साइन लगाए हैं। क्यों लगाए हैं, बिकॉज दिस इज हाउ आई डू इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, मुझे पता है कि कौन कौन से एलिमेंट के साथ साइन चेंज होना है। अभी मैंने साइन चेंज करना है, जस्ट मैंने लगाया इसलिए कि मुझे पता है इनका मुझे साइन चेंज करना है, बाकी का नहीं करना। और इनका क्यों करना है यार, ये कौन सा एलिमेंट है, A1 2, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो 1 + 2 3, 3 क्या है, ऑड। जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया रो और कॉलम का सम ऑड आएगा, वहाँ नेगेटिव आएगा। ये क्या है, A21 फिर से 3 हो गया, ये है A22 इवन हो गया, A23 5, ठीक है, ऑड हो गया, और ये वाला A32 थर्ड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो वो भी 5 हो गया, इवन ऑड हो गया। तो जहाँ जहाँ ऑड आएगा वहाँ साइन चेंज करना है, पहले ये लिख लिया। अब सिर्फ माइनर निकालने का काम रह गया। कैसे निकालेंगे, 1 की रो कॉलम डिलीट, 0 × 6 0, -4 × 8, तो कितना आ जाएगा, -8। 2 का रो कॉलम डिलीट, 24 + 2 कितना हुआ, 26, तो माइनस का 26 हो जाएगा।
फिर 3 का रो कॉलम डिलीट, 16 प्लस 0, देन 4 रो कॉलम डिलीट, 2 into 6 12, 12 minus 12 0, then 0 रो कॉलम डिलीट, 6 minus 3, so it will be 9। ठीक है, अब जैसे हमने एक एक एलिमेंट का निकालना है, किस किस के साइन चेंज करने हैं, उसके आगे आपको दिख रहा है कि मैम ने ब्लैक साइन लगाया हुआ है, तो बाकी सब इनके तो तीनों के साइन चेंज होंगे, इसका -10 प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, बट ये अभी निकला है कोफैक्टर मैट्रिक्स, अभी एडजॉइंट नहीं निकला है, अभी हमें इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे होता है कि हमें रोज और कॉलम्स को क्या करना होगा, इंटरचेंज, क्या निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए, तो हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होगा। ठीक है, आई होप इतना आप कर लोगे, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आप इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करें अपने आप से। ठीक है, ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो पूरा डिटर्मिनेंट किस पे डील हो रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे, तो भूल मत जाना, ये मत सोचने बैठ जाना कि बारी बारी हम स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम फाइंड ही स्क्वायर मैट्रिक्स का करते हैं, और ये सारी चीजें एडजॉइंट, इनवर्स, ये सब किस पे बेस्ड है, डिटर्मिनेंट्स पे ही बेस्ड है, राइट। सो अब इसकी प्रॉपर्टीज है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, adjoint of k a where k is any real number, it is k की पावर n-1 into adjoint of a। adjoint of a b, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किया हुआ है, ठीक है, दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं a और b, और उन दोनों का एडजॉइंट निकालना है, तो वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट इज एडजॉइंट b into adjoint a। determinant of adjoint is determinant of a की पावर n-1 if determinant of a is नॉन जीरो। और ये जो रिजल्ट है 4th and 5th, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 90% चांस है कि एक MCQ आपको इस पे बेस्ड मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना, राइट। a इंटू एडजॉइंट इज एडजॉइंट इंटू a विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे वहां पर विच इज बेस्ड ऑन दिस 5th प्रॉपर्टी। उसमें क्या होगा, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन में 3 भी है, ऑप्शन में 3i भी है। अब i क्या है, i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये फॉर्मूला में अगर i लिखा हुआ है तो किसी रीजन से लिखा होगा ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a तो एक सिंगल नंबर होगा, एक सर्टेन नंबर होगा, और i क्या उसको डिनोट कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उस सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई होके उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, a और एडजॉइंट ऑफ a भी एक मैट्रिक्स है, उनको प्रोडक्ट करके भी एक मैट्रिक्स आएगा, एक सिंगल नंबर नहीं आएगा, याद रखनी है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ। इनवर्स क्या होता है मैट्रिक्स का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज, दैट ए इनवर्स का इनवर्स इज ए बी होल इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज का इनवर्स करो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज करो, एक ही बात है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल -1 विच इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, ए इनवर्स ए इज आई, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स। तो कभी भी आप किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रिमेंबर दिस, के ए रेज टू द पावर -1, के ए इनवर्स इट इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए रेज टू द पावर -1, मतलब ए रेज टू द पावर -1 क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, और के नॉन जीरो होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, जिस पे बेस्ड एक क्वेश्चन 95% आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 95 का भी मैं 99 बोलूंगी, बट 1% चांस हेयर एंड देयर गोज, बट वन क्वेश्चन डेफिनेटली विल बी देयर। आइदर दे विल गिव यू अ वर्ड प्रॉब्लम जिससे आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी होगी और सॉल्व करनी होगी मैट्रिक्स मेथड को यूज करके, और दे कैन गिव यू जस्ट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 3 इक्वेशन वो आपको दे देंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने बोलेंगे। और द थर्ड वे जिसमें इसका क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको कोई भी दो मैट्रिक्स दे देंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट निकालने बोलेंगे और फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोलेंगे। तो ऑब्वियसली जो पहले निकाल लिया होगा उसको यूज करके हम आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, दिमाग में बिठानी है। टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, अभी मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी जिसमें बहुत सारे टाइप्स तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से सिस्टम ऑफ इक्वेशन मुझे गिवन होगा। 3 इक्वेशंस हैं एक्स वाई एंड जी में,
ठीक है। अब इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, Ax इज इक्वल टू बी, ठीक है, जहाँ पे A क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स वाई जी के कोफिशिएंट्स, x होगा एक्स वाई जी और b होगा d1 d2 d3 विच इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। सो इसमें हमारे पास 3 केसेस आते हैं, ठीक है। जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब आप सॉल्व करते हो तो जो सोल्यूशन आएगा, सबसे पहली बात है सोल्यूशन आएगा भी या नहीं आएगा, ये भी तो एक कंडीशन है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास केसेस हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा विद यूनिक सोल्यूशन। उसकी एक कंडीशन है कि वो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, और उसका सोल्यूशन होगा क्या, Ax इज इक्वल टू बी, मतलब x इज इक्वल टू A इनवर्स b, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पे बेस्ड हैं, विच इज द केस 1 विच वी आर डिस्कसिंग। केस 2 एंड केस 3 जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आ जाता है, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी, जो कि नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी आप कैलकुलेट करोगे। अगर वो नॉन जीरो आता है तो इसका मतलब वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। और दूसरा केस है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 है और एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी भी 0 है तो इसका मतलब वो सिस्टम तो कंसिस्टेंट है और उस केस में उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं, ठीक है। तो इस पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं या फिर उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। नाउ वील स्टार्ट विद सम गुड क्वेश्चंस व्हिच वी कैन एक्सपेक्ट इन एग्जाम, और मे बी द टाइप, okay, not exactly the same question but the type of the question which we can expect. So first is cos 67 degree sin 60, this is the determinant which we are supposed to solve, which we are supposed to evaluate. इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब अगर आपको वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आती है तो आप सॉल्व कर लोगे, नहीं आती है तो आप छोड़ के आ जाओगे, ठीक है। बट अब मैम की भी एक बात सुन लो, क्या करना है तुम्हें, तुम आइडेंटिटी भूल गए, तुम्हें नहीं आ रही आइडेंटिटी, तो कुछ तो सोचो। 67 और 23 का सम कितना है, ये देखो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब कोई एक आइडेंटिटी ऐसी है जिसमें अंदर एंगल क्या बन रहा है, इतना तो याद होगा ना, कॉस ए कॉस बी है, साइन ए साइन बी है, तो कॉस की ही कोई आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। और ये याद रख लेना कि दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब सम की कोई आइडेंटिटी होगी, ठीक है। हर क्वेश्चन में ये ट्रिक वैलिड नहीं होती है, ये इसी क्वेश्चन में वैलिड है, ठीक है। बस दिस इज जस्ट हाउ टू प्रोसेस इट इन द माइंड कि आप भूल गए और MCQ है तो कुछ ना कुछ आप करके आप सॉल्व कर देना, छोड़कर मत आ जाना उसको। नेवर लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड इन एग्जाम, ठीक है। यू नेवर नो आपका कौन सा लक कहाँ वर्क कर जाए और आपका क्वेश्चन जो आपने तुक्का मारा है या कुछ भी सोचकर उसको टिक किया है और वो ठीक हो गया, ठीक है। सो द आंसर इज कमिंग 0, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे बात करी है जब मैं आपको प्रॉपर्टीज करा रही थी कि फेज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज 27, देन A इंटू एडजॉइंट ए इज, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, A इंटू एडजॉइंट ए जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। अब कहानी है, आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो तो ठीक है, पर डिटर्मिनेंट ऑफ A कहाँ से निकालूं, जो गिवन है उसी को यूज करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है बट मुझे पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए रिलेटेड होते हैं, ठीक है। देयर इज अ प्रॉपर्टी विच इज रिलेटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। सो n इज 4 क्योंकि उसने दे रखा है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स 4 ऑर्डर का है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज 27, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा 3। तो उस केस में A इंटू एडजॉइंट ए भी क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई विच इज ऑप्शन C। अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने 3 भी दे रखा है, ठीक है। तो फॉर्मूला प्रॉपर्टी आती होगी तभी आंसर करेक्ट होगा। तो जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं प्लीज़ फिर कह रही हूँ इस नोट्स के जो PDF हैं उनको डाउनलोड कर लेना और अपने पास रख लेना। एग्जाम डे में जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं सुबह जाने से पहले उन्हें रिवाइज ज़रूर कर लेना, ठीक है। बिकॉज देयर इज़ अ टेंडेंसी कि हम ये भूल जाते हैं क्योंकि इतना कुछ पढ़ लिया होता है तो छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं, बट क्वेश्चन तो आएगा ना, ठीक है। सिलेबस का पार्ट है तो क्वेश्चन तो आ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो मैंने अभी आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसेस बताया है ये उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं A और B, मुझे उनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स की वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया था कि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। हमें पहले वो निकालना है और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है।
इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, जो चीज़ मुझे गिवन होती है, मुझे फाइंड करनी होती है और उसको यूज़ करके आगे वाला पार्ट करना होता है, तो जो फाइंड कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे आगे के लिए आंसर मिल जाता है। मुझे पता है कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। और जो मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आइडिया, टेंटेटिव आइडिया भी अगर मैं इसका ले लूँ, तो यहाँ पर मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा 3, 2, -2, जो मुझे दिख रहा है कि ए मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। इसका मतलब यही मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगा, हाई चांसेस हैं। बट जो क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहला पार्ट कि हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में करोगे आपको सब कुछ मेंशन करना है। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर ए और बी दे रखे हैं तो भी उनको लिखो, ठीक है, क्योंकि वो आपको हेल्प करेंगे। बार बार आप क्वेश्चन पेपर देखने नहीं जा सकते। ओके, ए लिखा, बी लिखा और उसके बाद उनका प्रोडक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स मिल गए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स मिल गए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जैसे ही दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, मुझे पता चल गया कि वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब हम आए अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे। दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, Ax = C लिया है मैंने अभी के लिए, क्योंकि B ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। सो मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया। सो दिस A इज एग्जैक्टली सेम एज व्हाट वी आर गिवन। और अभी मैंने बताया कि ए बी आई है, तो ए का इन्वर्स क्या होगा, बी। तो इसका मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो मेरे पास आ चुकी है। तो एक्स क्या हो जाएगा, बी सी। अगेन हमें इन दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब ये है 3/3 और ये है 3/3 रोज है, कॉलम कितनी है, 1 ही है। तो आंसर क्या आएगा, 3/3 और 3/1 का 3/1, ठीक है जी। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 into 3 plus -2 into -2 plus -1 into 5 will give you the first element. Similarly, you will get the second and the third element. Solve किया, x की वैल्यू correspondingly लेनी है। x is 2, y is -3 and z is 21, which will be your required solution. ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में आपको दो डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं और वो दोनों डिटर्मिनेंट्स हो गए हैं इक्वल, ठीक है। कभी भी बस ये गलती मत कर देना कि मैट्रिक्स में क्या होता है, जब हम दो मैट्रिक्सेस को इक्वेट करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से एंड सो ऑन। लेकिन डिटर्मिनेंट में हम ऐसा नहीं करते हैं। हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट नहीं कर सकते डिटर्मिनेंट में, भूलना नहीं है। आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, इधर भी और दूसरी साइड भी, और फिर उससे जो भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल दो, ठीक है। 2x into x minus 12 into 5 is equal to 6 into 3 minus 4 into -5। सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 49। अब एक्स स्क्वायर आया 49, तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। यहाँ पे कोई एरिया नहीं निकलना, कोई डिस्टेंस नहीं निकल रहा, x इज जस्ट अ नंबर। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये 2 मार्कर है और आप x की एक ही वैल्यू लिख के आए हैं, वहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ ये छोटी छोटी बातें, कहाँ पे प्लस माइनस करना है, कहाँ नहीं करना, ये आपको पता होना चाहिए। व्हेनेवर यू हैव द इक्वेशन और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो x की या किसी भी वेरिएबल की दो वैल्यूज हो सकती हैं इन केस यू आर टेकिंग द स्क्वायर रूट टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। सो दिस इज अ सोल्यूशन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज अ वर्ड प्रॉब्लम, जहाँ पर है भाई मैट्रिक्स मेथड से आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन ही सॉल्व करना होगा। पर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इक्वेशंस दे नहीं रखी होती हैं, इक्वेशंस फॉर्म करनी होती हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। दे आर रनिंग ऑन द रेसिंग ट्रैक सच दैट देयर स्पीड्स एड अप टू 6 km/h। मैं क्या करूँगी, मैं 3 बच्चे हैं, तीनों की स्पीड x km/h, y और z km/h लेट कर लूँगी, ठीक है। इक्वेशंस फॉर्म करनी है। पहली इक्वेशन क्या होगी, x + y + z इज 6। बन गई पहली इक्वेशन। इसका सोल्यूशन डेफिनेटली आगे है, बट अभी हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। फिर हाउएवर डबल द स्पीड ऑफ द थर्ड रनर एडेड टू द स्पीड ऑफ द फर्स्ट। बस इसमें सेकंड का कोई रोल नहीं आया है, तो वो 0y रहेगा उस केस में। तो x + 0y प्लस थर्ड का क्या करना था, डबल, तो x + 0y + 2z कितना हो जाएगा, 7। सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई।
थर्ड पे जाएंगे, इफ थ्राइस द स्पीड ऑफ द फर्स्ट रनर इज एडेड टू द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द अदर टू, मतलब बाकी दोनों की ओरिजिनल स्पीड लेनी है और फर्स्ट की क्या करनी है, थ्राइस कर देनी है, मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड इट विल बी इक्वल टू 12। और मुझे मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके उनकी ओरिजिनल स्पीड्स निकालनी है। समझे बात? इक्वेशन फॉर्म करनी बहुत ज़रूरी है और पेपर पे लिखने से पहले अपने माइंड में फॉर्म करनी बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको सिखा रही थी अभी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो कि किस तरीके से हमने इसको प्रेजेंट करना है कि एक्स वाई जी है क्या, ये आप क्या अज्यूम कर रहे हो, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने यही नहीं बताया कि ये है क्या और आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो इट इज़ मीनिंगलेस। किसी को क्या पता कि एक्स वाई जेड क्या है, जब तक तुम बताओगे नहीं उन्हें नहीं पता चलेगा। ठीक है, सो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई और ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो वेयर ए विल बी द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 3 1 0 1 1 2 1, x is the xyz वेरिएबल मैट्रिक्स एंड 6 7 12 इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है जब भी हमें मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए और कोई बेसिक कंडीशन दे नहीं रखी है, सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, क्योंकि इन्वर्स एग्जिस्ट तभी करता है जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि डिटर्मिनेंट निकालो और उसको नॉन जीरो प्रूव करो, फिर कहो कि ये नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है एंड इट इज़ गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ए इन्वर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट तो तुम्हारा निकल ही गया है। एडजॉइंट, अभी मैंने एडजॉइंट निकालना सिखाया था, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए 4 नेगेटिव साइन लेने थे, दिस 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 एंड दिस। ठीक है जी, और साइन चेंज करने थे बेसिकली इसके, तो पहले ही माइनस लगा लेना, बाद में अगले स्टेप में चेंज कर देना। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलता है कि अगर सपोज मुझे फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है 1 का, तो 1 का रो कॉलम डिलीट किया, 0 - 2 विच इज इक्वल टू -2, तो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो गया, -2 एंड सो ऑन। हमने कोफैक्टर्स निकाले बाय डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम और हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया है, अब उसकी रोज और कॉलम्स को क्या कर दो, इंटरचेंज, वो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। फिर उसके बाद हम जाएंगे ए इनवर्स पे विच इज़ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई मत करना, दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अभी मत करो, बाद में करना, थोड़ा ज़्यादा ईजी लगेगा। अब जो मेरा सोल्यूशन है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है एक्स, इट इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और बी क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स, राइट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का एलिमेंट आपको मिल जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आपको सेकेंड रो का एलिमेंट मिल जाएगा एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आपको थर्ड रो का एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन करनी है और आपके पास एक्स वाई जेड आ जाएंगे। अब ये जो 1/4 बाहर था, इसका क्या मतलब है, बेसिकली 1/4 है तो सारे एलिमेंट 4 से डिवाइड हो जाएंगे। वॉट एवर इज द स्केलर आउटसाइड, आपको सारे नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, वॉट एवर एलिमेंट्स यू हैव इन दी मैट्रिक्स सबको करना होगा। लास्ट में आपने इक्वेट करना है x3 y1 z2। ठीक है, बट कहानी ये है कि एक्स वाई जेड तुमने क्या लेट किया था, तुमने स्पीड लेट करी थी और ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम का जो कंक्लूजन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंशन करना एंड में। आंसर तो तुमने निकाल दिया बट उन्हें बता तो दो कि तुमने उनकी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है और ये उनकी स्पीड थी जो उन कंडीशंस को जो उन्होंने क्वेश्चन में तुम्हें दी थी उनको सेटिस्फाई कर रही थी। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, कुछ भी डाउट लगे तुम पूछ लेना। ओके, please follow the channel Tuition Card by Pathshala for more videos. I will be coming up with all the rest of the chapters, remaining chapters. ठीक है, एक एक करके आपको सारे चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। कुछ भी आपका इनपुट हो तो आप प्लीज़ हमें दीजिए। ओके, थैंक यू।